आप अगर रोस्टिंग पे आ गई ना, और अगर मैं भी रोस्टिंग पे आ गया फिर थोड़ा सा बता रही हूँ। गाड़ी में मेरे हाथ में है, देख लीजिए आप। तो सर आपने ना पिछली कोचिंग में एक बहुत बढ़िया बहाना दिया था कि मैं कहीं ज्वाइन करने वाला हूं, पर सर ने ना नाम नहीं लिया कि कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ हिंट्स देने शुरू करे, तो क्या हिंट थे सर वो? हमने जब स्टोरी सुनी तो हमें बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा बच्चों को एक बार स्टोरी बताते हैं। क्या हिंट थे सर वो? सर वो जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास आपकी पिछली कोचिंग की जो लास्ट क्लास थी, हाँ, तो उसमें मैंने दी एंड लिखा चैप्टर खत्म करने के बाद। ठीक है, और फिर नीचे ये एक लिख दिया नॉट टू बी कंटिन्यूड। ठीक है। तो कुछ टारगेट वाले जो ड्रॉपर्स के बच्चे थे, हाँ। उन्होंने पूछा कि सर ये नहीं तो नेक्स्ट क्या? तो मैंने ऐसे ही कैंडिड वे में बोल दिया बच्चों को कि नेक्स्ट तो बेटा नेक्स्ट ही है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट है, तो आपने वहाँ पे नेक्स्ट एक वो दे दिया। राइट। फिर सर दूसरा आपने मैनेजमेंट को क्या आंसर दिया था? फिर मेरे को क्योंकि आना था इधर, तो आने से पहले कुछ बात हुआ ऑफिस में, तो पूछा कि सर कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ एक मिशन पे, और मिशन आगे कंटिन्यू होगा। भाई तुम मुझे तो लगता है सर सब कुछ रिवील करके आए ऑलरेडी। सर ने क्या करा ना, सर ने ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला कि मिशन जीत पे जा रहे हैं या फिर नेक्स्ट टॉपर्स पे जा रहे हैं। सर ने ये बोला मिशन पे, एक वर्ड दे दिया बस। बहुत स्मार्ट बिल्कुल बहुत स्मार्ट था। बढ़िया है सर, बढ़िया है। तो आज हम आए हैं आपकी जो बायोलॉजी की टीम है नीट की, उसके साथ थोड़ा सा गपशप कर लें, थोड़ी बहुत ऐसे ड्राइव पे चले जाएं और आपके साथ भी रूबरू करवा दें। तो आरुषि मैम हैं जो आपको बॉटनी पढ़ाने वाली हैं, और साथ ही साथ हमारे अमन सर हैं जो आपको ज़ूलॉजी पढ़ाने वाले हैं। अमन सर आपको दिखने में बहुत शांत लगेंगे, बट जब सर आते हैं और पढ़ाते हैं तो धमाका जो है ना वो फील होगा आपको क्लासेस में। अमन सर अपनी सारी एनर्जी क्लासेस के लिए बचा के रखते हैं सर। सर कहते हैं कि मैं ज़्यादा ना स्टाफ रूम में नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, मैं वो सब क्लासेस में दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया जी। तो मैम आपके लिए एक क्वेश्चन, सर एक बार माइक मैम को दे दीजिए। हाँ, बॉटनी आप पढ़ाने वाले हैं जी, ठीक है। मैं तो भाई जेई वाला हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता बायोलॉजी में क्या होता है। मुझे तो बस ये पता था, आज तक भी मुझे ये पता था कि बायोलॉजी होती है। ओके। जब हमने हायरिंग शुरू करी तब हमें पता चला कि यार बायोलॉजी में दो चीजें होती हैं। तो हमने कहा एक तो चलो खर्चा बढ़ेगा, वो तो बाद की बात है। इसके अलावा बॉटनी और ज़ूलॉजी दो डिफरेंट चीजें हैं। आप बॉटनी पढ़ाओगे जी। तो बॉटनी होता क्या है मैम, ये बताइए। बॉटनी ना एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है। बॉटनी मैम ऐसे तो मैथ्स भी प्यारा होता है, मतलब नहीं मैथ्स सर, कैसा होता है आप ये बता दो। मैथ्स नहीं, अब तो बात ही खत्म हो गई। अब आप ये बताओ पहले, मैथ्स खराब होता है क्या? देखो सर, कौन सा होता है? मैथ्स पढ़ाने वाले ना थोड़े ऐसे दिखेंगे आपको स्ट्रिक्ट, और जो बायो के बॉटनी वाले ऐसे टीचर्स होते हैं ना, वो आपको उन्हीं के सब्जेक्ट की तरह दिखेंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे शांत से प्यारे प्यारे लोग जैसे आप देख भी सकते हो। तो मतलब बॉटनी क्या है, बेसिकली बायोलॉजी पे आपको बताऊं तो आपके इर्द गिर्द जो भी है वो बायो है, और उसी में से आपका बॉटनी और ज़ूलॉजी निकल आता है। तो जिसमें हम ये ग्रीनरी आप देख पा रहे हो, तो ये सारी के सारी बॉटनी में आती है। तो मेजरली बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, डीप पे उनको हम पूरा के पूरा मान लीजिए उनकी डाइसेक्शन करते हैं। तो 9th-10th में भी थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल है सर। वहाँ पे क्या है ना, आपको बहुत क्रिस्प में छोटा छोटा हिंट दिया जाता है। तो आप 9th-10th में तो पूरे साइंस देखते हो, वहाँ पे तो इवन बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है ना वो सेपरेट सेक्शंस भी नहीं है या सेपरेट बुक्स नहीं है, हाँ साइंस है। लेकिन उसमें पोर्शन आपके रहते हैं, जैसे बायो का चैप्टर है तो लाइफ प्रोसेसेस है, तो उसमें पहले प्लांट के बारे में बता दिया, फोटोसिंथेसिस, हाँ जी, उसके बाद फिर ह्यूमंस पे आ जाते हैं। हाँ, तो तो पढ़ा सब है सर आपने। सर ज़ूलॉजी क्या होता है? ज़ूलॉजी मैं एक हिंट जो मेरे को लगता है बस जू, तो मैं सोचा चलो जू मतलब क्या है, जानवर हो गए, तो जानवरों के बारे में यही है क्या सर? एकदम अच्छा, बेसिकली इसमें एनिमल्स के बारे में ही पढ़ना है। अच्छा। और ह्यूमन फिजियोलॉजी इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, तो बच्चे जो नीट एग्जाम दे रहे हैं वो बेसिकली डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये ज़ूलॉजी ही हो जाता है, उनको आगे के मतलब पूरे साल। नहीं जरूरी होता सर बॉटनी आप तो आपस में लड़ रहे हो। बस नीट एग्जाम निकल जाए, हाँ। उसके बाद बॉटनी छूट जानी है। बॉटनी के बिना नीट तो तुम निकाल नहीं पाओगे। 45 क्वेश्चंस आपके बॉटनी बस बच्चों उतने ही पढ़ लो जितने से नीट एग्जाम निकल जाए, उसके बाद फिर ज़ूलॉजी ही काम आनी है। फिजिक्स भी छूट जाएगा, केमिस्ट्री भी छूट जाएगा, जो 5 साल तुम लोग पढ़ोगे वो ज़ूलॉजी ही पढ़ोगे। अच्छा, मतलब जब आप डॉक्टरी मतलब वो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे एमबीबीएस में। क्या बात है सर। अच्छा, इनको सर अगर एम्स जाना है, ठीक है, सब बच्चे नीट वाले देख रहे हैं, तो अगर इनको एम्स जाना है तो इनका क्या रोड मैप रहता है सर?
सबसे पहले तो 11th क्लास में आने के बाद बच्चों को मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक्स ले लेनी चाहिए और ठीक है। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होगी 11 + 12। अगर बच्चों ने ठीक ठाक तैयारी कर ली है तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है। एग्ज़ाम निकल गया, आपका रिजल्ट आ गया, आप क्वालिफाई कर गए एग्ज़ाम, उसके तो बाद मतलब उसने 11th-12th में बेसिकली अपनी पढ़ाई करी, मतलब नीट की तैयारी करी। नीट की तैयारी करने के बाद नीट का एग्जाम देगा। राइट। नीट का एग्जाम देने के बाद उसकी रैंक आएगी Right. ऑब्वियसली। अब सर क्या रैंक वगैरह रहती है, मतलब जिससे एम्स मिल जाता है, और जिनकी नहीं आती है वो क्या करें बेचारे? जो टॉप लेयर के बच्चे हैं, हाँ। जो ऑल इंडिया जिनकी बहुत अच्छी रैंक्स आ रही है, ठीक है। तो उनको एम्स के कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है। उसके पीछे जो कुछ बच्चे हैं उनको फिर ऑल इंडिया कोटे से कुछ सीट्स मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ सीट्स अगर अवेलेबल है तो वो बच्चे फिर स्टेट कोटास में आ सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव से। दिल्ली का अलग स्टेट है, यूपी का अलग स्टेट है, तो अपने अपने स्टेट में जाके वो लोग कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस उठा सकते हैं। आप लोगों ने तो काफ़ी रैंक्स पढ़ाई हैं, है ना? सर आपने भी काफ़ी टॉप रैंक्स पढ़ाई हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या 11th-12th के साथ में कोई एक एवरेज बच्चा है ना, जो अभी सिर्फ 10th बेसिक्स पढ़ के आया है, क्या वो बच्चा 11वीं-12वीं में, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वो द्रोणा बैच लेने के बाद सिलेक्शन कर पाएगा 11th-12th के बाद? डेफिनेटली सर। बच्चों को बस करना क्या है कि जब वो तैयारी कर रहे हैं बैचेस में, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक मैं ऑफलाइन क्लासेस भी ये टर्म बहुत यूज़ करता हूँ कि बच्चों की जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे दवा हम लोग खरीदते हैं तो दवा के पीछे एक एक्सपायरी डेट होता है, राइट। ऐसे ही सेम हम लोग के क्लास में जो कंटेंट आप लिखते हो, जो पढ़ते हो, उसका भी एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट है। आप क्या करो कि उस क्लास के जस्ट पहले, अगली क्लास के पहले ज़रूर एक रिवीजन करके आओ, और अगर आप डेली रिवीजन करते हो तो आपके बैकलॉग्स बहुत इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, और फिर आप धीरे धीरे करके आप कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ते हो और इवेंट सेलेक्ट भी हो सकते हो। राइट राइट। सर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। द्रोणा नीट जो हम अभी प्लान भी कर रहे हैं, तो हम इतने बेसिक से जाएंगे ना कि अगर मैं मान के चलूँ बच्चे को कुछ भी नहीं आता अभी, तो उस बेसिक लेवल से हम बच्चे को एडवांस की प्रिपरेशन करवाएंगे, और प्रिपरेशन ऐसी होगी कि उसको बेसिक भी समझ आएगा, उसको उससे हायर वाला भी आएगा, और उसको एडवांस भी समझ आएगा। हर चीज कनेक्टेड होगी और हर चीज उसको समझ आने वाली है, ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस डिजाइन हो रही है या जो भी प्लानिंग बैक एंड पे चल रही है वो इस तरीके से मॉड्यूल्स तो आप लोग बना ही रहे हो रेगुलरली, और मॉड्यूल जैसे बच्चे देखेंगे ना तो वो सर बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो दिख जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। हमें ये पता चला था कि मैम को घूमने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा, है ना? तो मैम कहाँ आप घूम लिए हैं, और साथ ही में आप आगे का क्या प्लान है आपका घूमने का? क्या आप इनको भी थोड़ा बहुत घुमा दोगे? सर देखो मेरे तो न्यू ईयर की शुरुआत ही इस बार ट्रिप से हुई थी, तो क्या मैं गई थी लाहौल स्पीति। तो एक हफ्ते का मेरा ट्रिप था, और विंटर्स में आप देख सकते हो, हिमाचल से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हिमाचल तो अच्छा। बहुत खूबसूरत है, और उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है अभी, आउटस्कर्ट्स पे है लोकेशन, तो बहुत सुंदर है। उसके बाद सेकंड ट्रिप मेरा जैन का ट्रिप हो गया। उसके बाद फेब का ट्रिप जो है दैट वाज उज्जैन गई थी मैं, महाकाल के मतलब दर्शन। आपका हर महीने एक ट्रिप फिक्स रहता है? तो ये वाह। थोड़ी सी मैं बोलना चाहूंगी कि अभी हाँ। मार्च जो है वो चल रहा है, तो मैम इनडायरेक्टली कहना चाह रही है थोड़ी सी छुट्टियां दे दीजिए सर। थोड़ा सा है ना। अच्छा सर, आपकी क्या हॉबीज हैं, मतलब क्या आप जनरली पसंद करते हैं? सर मेरा म्यूज़िक सुनना मेरे को बहुत पसंद है, वाह। इसके साथ मूवीज़ देखना मेरे को पसंद है। जैसे आप लगते तो अरिजीत सिंह। मेरे जो रिटायरमेंट ले लिया, अब आप आ जाओ। जो मेरे कलीग्स हैं हाँ। वो मेरे को बोलते थे जूनियर NTR। अच्छा समझ गए। सर कौन से किस टाइप के गाने पसंद है आपको? गाने सर, मेरे जो गाने को टेस्ट है वो थोड़ा अलग है। जैसे वो जो हाई बीट सॉन्ग्स होते हैं, जो डांस वाले गाने होते हैं, अच्छा। मैं ज़्यादातर वो गाने सुनता हूँ। अच्छा। थोड़ा सा वो एड्रेनलिन रश जिसमें होता है, हाँ। मेरे को वैसे कुछ गाने पसंद आते हैं। Meanwhile, चलिए तो बैक टू नीट, बैक टू बायोलॉजी में मैंने ये सुना है कि एनसीईआरटी मतलब सबसे परम गुरु है, मतलब वो जो है ना उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। ये आप लोगों ने भी इतने सालों से पढ़ा रखा है चीज़ों को, क्या ऐसा सच है? और अगर है तो आप लोग जो अपनी क्लासेस में पढ़ाएंगे क्या उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड करेंगे या कैसे पढ़ाएंगे? NCERT में मतलब जो पेपर आ रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, हाँ। वो मेजरली NCERT से आ रहे हैं।
ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर नीट एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लेना और उसको पढ़ना, दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। हम लोग जो क्लासेस में डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस करेंगे। हम लोग ऐसा एक पॉइंट भी नहीं छोड़ने जा रहे हैं जैसे एनटीए एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए और आप अटेम्प्ट नहीं कर सको। तो जो सबसे प्राइमरी और इम्पोर्टेंट बुक हो जाएगी वो अपनी एनसीईआरटी ही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी को ना एक टर्म दी जाती है, दैट इज बाइबल ऑफ नीट। तो मतलब एनसीईआरटी आप समझ लीजिए कि जैसे आपके घर की ईंट है ना, वैसे नीट की ईंट जो है दैट इज एनसीईआरटी। वो बेस है, फाउंडेशन है, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, स्पेसिफिकली इन बायोलॉजी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं लाइन से। और यहाँ पे आपको मतलब हमारा एक फीचर भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है वो हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ताकि हाँ, मतलब हमने द्रोणा में ये चीज रखी है, हमने बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं रखा, बट बायो में हमने मतलब टीचर्स ने मेरे को सजेस्ट करा था दोनों ने कि आप ना बायो में एक ऐसा सेशन जरूर रखिए जिसमें कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाएं। तो आपको जब आपको द्रोणा नीट में पढ़ाया जाएगा तो आपको लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के बाद जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा उसकी एक और वीडियो आएगी जो कि उसके एनसीईआरटी को कवर करेगी उस चैप्टर की, राइट? ऐसे ही हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी के वर्ड से जो क्वेश्चंस आए हैं हाँ, वो भी हम कवर करेंगे कि ये लाइन है। अच्छा, आप वो हिंट वहीं पे बता दोगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल, वो सब कुछ कवर होने वाला है। वो सब कुछ कवर होने वाला है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बच्चा मान लीजिए द्रोणा नीट में एडमिशन लेता है। अब द्रोणा नीट में एडमिशन लेने के बाद उसकी क्लासेस शुरू हो जाती है। तो एज अ टीचर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एक बच्चा क्लास के बाद क्या क्या चीजें करके अगली क्लास में? सर पहले तो उसको जो डीपीपी दी जाएगी, क्लास का लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद उसको डीपीपी दी जाएगी, वो डेफिनेटली सॉल्व करे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो पिछला क्लास का पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके आए। अदरवाइज अगर वो रिवाइज नहीं करेगा तो, क्योंकि हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है पूरा टॉपिक। और एक दिन पे ये तो नहीं है कि आपको एक टॉपिक वन शॉट में पढ़ा दिया जाएगा। आपको उतना ही ड्यूरेशन में, उतना ही अमाउंट का एक दिन में पढ़ाया जाएगा जितना आप उसको रिटेन भी कर पाओ। राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है सर, वो स्कूल जाएगा, उसके बाद वो अगर सेशंस भी लेगा तो वो माइंड पे ऐसा ना हो कि वो पढ़ रहा है लेकिन माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा है, सैचुरेशन लेवल। तो बेसिकली ये होता है कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व करो कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले दिन आने से पहले थोड़ा सा टाइम दो, चाहे आप मतलब 20 मिनट्स में 2x पे देख के उसको रिवाइज करके आओ। सर आपने ना, जब हम लोग मिले थे सबसे पहली बार, तो आपने एक डायरीज काफी सारी आप लेके आए थे, है ना? और उन डायरीज में आपने बोला था कि ये सर कुछ सीक्रेट नोट्स हैं जो कि मैं बच्चों को प्रोवाइड करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो सर मतलब थोड़ा बहुत सीक्रेट रिवील हो सकता है क्या? हो जाएगा सर। नहीं करेंगे ये सर जो है ना, इतने शातिर है, नहीं बताते हैं। मैंने इतनी बार पूछा सर एक बार डायरी खोल के तो दिखा दो सर क्या लिखा हुआ उसमें, बताते ही नहीं है, कह रहे नहीं ये बच्चों के लिए सर ये सीक्रेट है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलिए मतलब उससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगी उसे, है ना सर? बेसिकली सर उसमें है क्या कि बच्चों को और बहुत तरह की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मार्केट में आई थिंक जितनी बुक्स अवेलेबल है नीट एग्जामिनेशन के लिए, तो उसका एक निचोड़, उसका एक जूस बना के रखा गया है उसमें, जो बच्चों को पीना है और पीने के बाद बस कॉलेज पहुंच जाना है। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे मैंने ये सुना है बायोलॉजी में बहुत कुछ है जो याद करने का है, मतलब रटना नहीं बोलूँगा मैं, वो तो आप याद करवा ही दोगे बच्चों को, बट आपको क्या लगता है बच्चे को क्या चीज़ें शुरू से ही कर लेनी चाहिए, शुरू से एक हैबिट बना लेनी चाहिए जिससे कि उसको बाद में बर्डन ना हो, कितना सारा है कैसे याद करूं? ये बायोलॉजी मेरा ऐसा मानना है कि इमेजिनेशन का पूरा खेल है। ठीक है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला येलो, तो जब येलो बोला तो आपके दिमाग में जो इमेज आएगी वो कलर की आएगी, येलो कलर की, ना कि स्पेलिंग की आएगी। तो अगर हम लोग चीज़ों को इमेजिन करें, है ना, बजाय रटने के उसको सोचे समझे, इमेजिनेशन क्रिएट करें और फिर उसको माइंड में स्टोर करें, तो बहुत लंबे समय तक वो रिटेन होता है। और अगर वो बहुत लंबे समय तक रिटेन है तो फिर उसको आपको रिकॉल भी कर सकते हो एग्जामिनेशन पे, वो रिविजन्स के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू वो रिकॉल भी हो जाएगा। आप बताइए मैम कैसे रिवीजन करना चाहिए? देखो बायोलॉजी तो आपके इर्द गिर्द है, पूरा आप देख सकते हो, प्लांट्स पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो वो चीज। अब जैसे मैथ्स की बात है तो a² + b² मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं उसको इमेजिन मैम आप अगर रोस्टिंग पे आ गई ना, और अगर मैं भी रोस्टिंग पे आ गया फिर सर मैं बस थोड़ा सा बता रही हूँ। गाड़ी मैम मेरे हाथ में है, देख लीजिए आप। सर मैं बस
जितना सा बता रही हूँ कि हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो आपको दिख रहा है, तो वो हाँ। बहुत इजी हो जाता है उसको समझना। कोई बात नहीं मैम, ठीक है, समझ गया मैं। नीट में मैथ्स नहीं होती है ना तभी। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैथ्स की बात आ जाती ना, आज मैं छोड़ रहा हूँ कि ठीक है। चलिए पहली वीडियो आ रही है मैम की, अगर मैम ने अगली बार कुछ ऐसे चीज़ें उठाई मैथ्स की तो मैम मैं भी रिप्लाई रेडी रखूँगा। ठीक है मैम, ठीक है। तो मतलब बच्चे ने क्लास में पढ़ लिया, बच्चे ने आपने जो क्लास में पढ़ाया वो आप उनको पीडीएफ भी दोगे साथ में जो आप क्लास में पढ़ाने वाले हो, फिर उसके बाद आप उसकी डीपीपी भी दोगे, वो बच्चा डीपीपी अटेम्प्ट करेगा। मॉड्यूल्स में से भी आप क्वेश्चंस बच्चे को टिक करवा दोगे जो वो अटेम्प्ट कर लेगा, साथ ही साथ आप उसके टेस्ट भी ले रहे होगे। क्या इसके अलावा भी बच्चे को कुछ और करना है? सर मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने जो नोट्स होते हैं ना खुद से बनाए गए और हाँ। खुद चीजों को समझ के बनाए गए, वो डेफिनेटली हर बच्चा बनाए। चाहे उसको सब कुछ हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नोट्स भी देंगे, हम हर चीज दे रहे हैं, फिर भी जो अपने शॉर्ट नोट्स है ना वो सर मुझे ऐसा लगता है वो सबसे इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो आपने समझ के बनाए हैं, वो कभी नहीं भूलते। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं सर बायोलॉजी में? मतलब बायोलॉजी इतनी बड़ी, उसके क्या शॉर्ट नोट्स कर ले? बायोलॉजी को शॉर्ट नोट्स बनाने का एक सिंपल तरीका है कि आप जब चीज़ें पढ़ो तो उसको पहले इमेजिन करो, इमेजिन करने के बाद उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और उस फ्लो चार्ट को एक पेपर लो और उस पर ड्रॉ करने की कोशिश करो आप। जब आप ऐसे अच्छा। करके चीजों को ड्रॉ करते हो खुद से, अच्छा जब रिवीजन, एक मिथ होता है कि बच्चे लोग कॉपी खोल के रिवीजन करते हैं या बुक्स हाँ। खोल के रिवीजन कर रहे हैं। हाँ। रिवीजन का ये तरीका ही नहीं है। आपने पढ़ लिया, आप कॉपी बंद करो, बुक बंद करो और फिर इमेजिन करके एक पेपर पे सारी चीजें राइट डाउन करने की कोशिश करो। अगर आप शुरुआत से लेके लास्ट तक सब कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्रिएट कर ले रहे हो, मतलब आपकी चीजें तैयार हो गई है। चलिए बायोलॉजी से हटके अगर हम स्पेसिफिकली नीट एग्जाम की बात करें, तो नीट एग्जाम का क्या वेटेज रहता है? मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज रहता है और किस सब्जेक्ट में बच्चे को लगता है आपको कि स्कोरिंग ज्यादा है और उसकी वजह से रैंक्स निकल आती हैं, सिलेक्शन होता है? इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है खाली बायोलॉजी के लिए पूछ रहा हूँ। बेसिकली हर एक सब्जेक्ट से बायोलॉजी है उसको 2 सब्जेक्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है, और वैसे ही सेक्शन में आपको पूछा जाता है बॉटनी और जोलॉजी। तो बॉटनी में भी 45 क्वेश्चंस रहते हैं एंड जोलॉजी में भी 45। तो टोटल बायोलॉजी का वेटेज होता है वो 90 क्वेश्चंस का रहता है, एंड फिजिक्स के भी 45 रहते हैं, केमिस्ट्री के भी 45 रहते हैं। बायोलॉजी इन टोटल 90 रहता है, तो वेटेज जो है वो बायोलॉजी का ज्यादा है। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग में तो 4 साल सर बहुत मौज के होते हैं। मतलब वो हमें पता है, हम खूब मजे करें, हमने 4 साल हर चीज़ अपने क्या कहते हैं एक्सप्लोर करी है। बट एम्स का जब मैं सुनता हूँ या मैं मेडिकल कॉलेजेस का सुनता हूँ बच्चों से, तो वो तो खूब पढ़ाई करते हैं सर। मतलब उनका एक तो आईपैड फिक्स होता है शायद, कि आईपैड तो लेते ही लेते हैं, और फिर उसमें पता नहीं क्या तो सजा के नोट्स बनाते हैं वो, क्या तो इतने सारे डायग्राम्स बनाते हैं। तो 4 साल वाली जो 5 साल वाली MBBS है उसमें भी खूब मेहनत रहती है, बहुत ज्यादा रहती है सर। और आई गेस ये जो मतलब डॉक्टर है उसको हम भगवान के इक्वल बोलते हैं, तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो उसका रीजन है कि जो ये दर्जा वो दिया जाता है। हाँ। वही है कि किसी की लाइफ सेव करना सर, वो एक मुझे लगता है कि जितने भी जॉब्स हैं, हाँ। टीचर को भी बोला जाता है क्योंकि आपको वो केपेबल बनाता है उस चीज को बनने में और वहां तक पहुंचाने में। और उसके बाद अगर आप किसी की लाइफ सेव कर रहे हो तो वो उससे तो बड़ा भगवान तो जी बिल्कुल। तो यही थे यार कुछ क्वेश्चंस मेरे के, तो आप दोनों से मतलब मैं ज्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं लाया हूँ क्योंकि मैंने कहा सारे मैं ही पूछ लूंगा तो बच्चे क्या पूछेंगे, है ना। कुछ सवाल डाउट्स तुम्हारे भी होंगे जो तुम ब्रिज कोर्स में और आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी तब भी आप मजे मजे में क्लासेस में पूछा करना। जैसे मैं थोड़े ऐसे फनी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना, तो सर को हंसा दिया करना थोड़ा सा, अमन सर को। तो यही है, ज्यादा कुछ चीज हम नहीं रखेंगे, छोटी वीडियो रखने की कोशिश करिए। सारे डाउट्स तुम्हारे क्लासेस में द्रोणा नीट में आपके कवर हो रहे होंगे। ब्रिज कोर्स की तैयारी सर चल रही है मैम? बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत एक्साइटेड है। मतलब सर जो अभी इनकी साइड से जो प्यार हमें मिल रहा है ना, तो वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। तो हम इतने एक्साइटमेंट हो रही है कि कब जाके इनसे मिले, कब जैसे इनसे बात हो, तो उस चीज की एक्साइटमेंट फुल ऑन है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ब्रिज कोर्स में मिलते हैं आप सभी से, और ब्रिज कोर्स में आपका जितना भी चीजें जो आपकी 11th 12th में जेई में वो नीट में काम आएंगी वो आपको ब्रिज कोर्स में रिवाइज करवा दी जाएंगी। ठीक है जी, तो यही समाप्त करते हैं अपनी आज की इस कार व्लॉग को। बाय मारुति ले रे रोड पाड़ देंगे छोरे, तेरी छाती पे के टायर तार देंगे छोरे।